हेलो बच्चे बड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज समस्याओं का निवारण करने आया हूं मैं आपके साथ, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या आप कह सकते हैं आंसर राइटिंग की, उसे थोड़ा सा आपकी मदद कर सकूं उसे दूर करने में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूट ने आपको नंबर अवार्ड करने हैं हर हर क्वेश्चन पे, कैसे एक डेढ़ नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। क्वेश्चन 5-6 नंबर का है, आप 2.5-3 नंबर तक फंसे हुए हैं, तो कहाँ से कैसे एक डेढ़ नंबर और आप ले सकते हैं, उस पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की जहाँ तक बात है बच्चावाड़ी, आंसर राइटिंग में एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दूसरा होता है केस स्टडी। सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडीज़ की। ठीक है, देखो बच्चे, अगर केस स्टडी की आप बात करें, ठीक है ना, तो केस स्टडी आपके सामने जब आती है तो केस स्टडी दो तरह की आती है, आप कभी भी देखना। एक वो केस स्टडी आएगी जिसमें सिंगल क्वेश्चन होगा। ठीक है, फैक्ट बता दिए कि भाई मिस्टर ए ने ये किया वो किया, ठीक है, कंपनी ने ये किया ऐसा किया, आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है। वहां पे इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा है, वन क्वेश्चन। जबकि आप कई बार केस स्टडी देखते हैं तो ऐसा लिखा होता है, क्वेश्चन 1 जैसे आया केस स्टडी में, पूरी केस बता दिया इंस्टीट्यूट ने, फिर पार्ट ए इसका क्वेश्चन क्या होगा, पार्ट बी इसका डिसीजन क्या होगा, पार्ट सी इसका डिसीजन क्या होगा। उस केस स्टडी में इंस्टीट्यूट ना सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है मल्टीपल क्वेश्चंस। बात आ रही है समझ में। अगर सबसे पहले बात करते हैं सिंगल क्वेश्चन की, मान लो सिंपल आया कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 है और आप बताइए इसमें क्या होगा, एक ही क्वेश्चन पूछा केस स्टडी में। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। केस स्टडी के लिए आपको बनाने हैं बच्चा पार्टी 3 पैराग्राफ। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, अभी शॉर्ट में ही बता देता हूं, ठीक है, और पैराग्राफ 3। फिर क्या लिखना है वो भी आपको बता दूंगा। अगर पैराग्राफ 1 की बात करें तो पैराग्राफ 1 में आपको लिखना है प्रोविजन। वो प्रोविजन जो कहां दिया गया बच्चे, वो प्रोविजन जो दिया गया है एक्ट में। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर कर रहे हो, कंपनीज एक्ट रेफर कर रहे हो, सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी ऑफ द कंपनीज एक्ट 30 प्रोविजन लिख दिया। कई बार ऐसा होता है, खासकर बिजनेस लॉ में, अदर लॉ वगैरह में आप देखें, केस लॉज आते हैं। अब केस लॉज को कैसे रेफर करेंगे, चलो प्रोविजन तो अपनी जगह है ही, केस लॉ कैसे रेफर करेंगे। अब मान लो आपको केस लॉ लिखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायस कर रहे हो, अब प्रोविजन लिख दिया मान लो, अब साथ में केस भी लिखना है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, तो फिर केस को रेफर करोगे, उसे हम कहते हैं जुडिशियल केस। सर क्या जुडिशियल केस मतलब पूरा लिखना है क्या? नहीं, जुडिशियल केस का बस डिसीजन लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसीजन। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर लिखना है, तो आंसर लिखना शुरू किया तो सबसे पहले प्रोविज़न के पैराग्राफ में आपने सबसे पहले प्रोविज़न लिख दिया। ठीक है, ये आ गया प्रोविज़न, नेक्स्ट लाइन में उसी में आ गया आपका केस लॉ या आपका जजमेंट या आपका डिसीजन जो भी होगा। तो ये आ गया प्रोविज़न, ये आ गया जजमेंट। लाइन स्विच कर सकते हो, गैप मत देना, लाइन में गैप मत देना, पैराग्राफ स्विच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गैप मत देना। तो ये प्रोविज़न आ जाएगा, ये जजमेंट आ जाएगा। दोनों किसका पार्ट होंगे? फर्स्ट पैराग्राफ का। बोथ आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। प्रोविज़न भी उसी का पार्ट है और कहीं ना कहीं डिसीजन भी उसी का पार्ट है। ठीक है ना, मतलब डिसीजन इन सेंस जो जुडिशियल केस का भी क्वेश्चन का डिसीजन नहीं लिखना आपको। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका प्रोविज़न भी आ जाएगा और ये आपका जुडिशियल केस भी, फर्स्ट पैराग्राफ में दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में ना बच्चे आपको दिमाग नहीं लगाना,
सेकेंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है ना, वही सिचुएशन आपको यहां लिखनी है जो क्वेश्चन में दी गई है। सेम सिचुएशन आपको यहां लिखनी है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया। कई बच्चे ऐसा होता है, वो पूछ रहा है आप बताइए आपकी ओपिनियन क्या होगी, वो भी लिख दिया। ऐसा नहीं भाई, जो क्वेश्चन में दिया गया वही आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा सेंटेंस वर्ड्स इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ 2 में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब आता है पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में क्या करेंगे मालिक? पैराग्राफ 3 में आपको लिखना है डिसीजन, या जिसे हम कहते हैं कॉन्क्लूजन। ठीक है, मतलब ठीक है कि आपका क्या डिसीजन है इस केस में। 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पीटीएन, पहली बात, कभी भी क्वेश्चन में ए बी लिमिटेड, सी एक्स जेड वाई कुछ भी लिखा हो, पार्टी के नाम कभी भी फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ प्रोविजन आएगा। पार्टी का नाम, नेम ऑफ पार्टीज shall not be stated. It shall not be stated in first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ क्या आएगा बच्चे? फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ प्रोविजन आएगा। ठीक है, पार्टीज का नाम कभी भी नहीं। दूसरा, अगर सेकंड बात करें ना बच्चा बाड़ी, एक बात ध्यान रखिए, जुडिशियल केस में मैंने पहले भी कहा पूरे फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो डिसीजन है डिसीजन ही आपको लिखना है। ओनली डिसीजन शैल बी स्टेटेड, नॉट द कंप्लीट फैक्ट्स। ओनली द डिसीजन ऑफ जजमेंट और केस लॉ शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है ना? चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। तीसरा, थर्ड, डिसीजन लिखते टाइम बाकी दोबारा सारी बातें मत करने लगना जो प्रोविज़न में लिखती है। बहुत बार मैं देखता हूँ बच्चे वही बात दोबारा करते हैं जो लिख चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पर? प्रोविज़न के अंदर। तो यहाँ डिसीजन में सिंपल कि भैया ऊपर दिए गए प्रोविज़न के अनुसार मिस्टर ए ने जो काम किया वो गलत है। अब ऊपर की कहानी फिर लिखोगे, लॉ कहता है ऐसा है, सिचुएशन कहती है ये है, इसलिए इन्हें गलत किया। भैया लॉ क्या कहता है पैरा 1 में लिख चुके हो, सिचुएशन क्या कहती है पैरा 2 में लिख चुके हो। अभी पैरा 3 में क्या लिखना है? पैरा 3 में लिखना है डिसीजन होगा क्या। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, इन द डिसीजन पैराग्राफ कंप्लीट प्रोविज़न आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। न प्रोविज़न दोबारा लिखने की ज़रूरत है और न सिचुएशन दोबारा लिखने की ज़रूरत है। कहाँ पर? पैराग्राफ 3 के अंदर। ठीक है ना? तो ये 3 बातें ध्यान रखिए बच्चा बाड़ी। ठीक है ना? साथ में मैं एक चीज़ आपसे कह रहा था, अगर मान लो केस स्टडी में मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएं तो पता है कई बार कंफ्यूजन क्या होता है। मान लो ए का, फर्स्ट का ए आ गया क्वेश्चन, बी आ गया, सी आ गया, तो आपके दिमाग में ना 2 चीज़ें आती हैं फर्स्ट पैरा को लेकर। पहला ऑप्शन क्या होता है बच्चे फर्स्ट पैरा को लेकर कि यार ऐसा करें कि सारे के सारे प्रोविजन एक साथ लिख दें। मतलब मान लो जैसे ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी, तो पहला तरीका क्या है कि सारे प्रोविजन साथ में लिख दें, सारे। ठीक है, और फिर डिसीजन लिखें, ए का डिसीजन, बी का डिसीजन, सी का डिसीजन। दूसरा ये तरीका है कि प्रोविज़न लिखो आप एक का और ए का डिसीजन। समझ रहे आप? प्रोविज़न लिखो आप बी का और फिर बी का डिसीजन। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका सारे प्रोविज़न एक साथ, ए का डिसीजन, बी का डिसीजन, सी का डिसीजन। दूसरा तरीका ये है कि पहले का प्रोविज़न फिर डिसीजन, दूसरे का प्रोविज़न फिर डिसीजन, तीसरे का प्रोविज़न फिर डिसीजन। तो ये ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। ठीक है ना? बात आ रही है समझ? चलिए जी,
अब आप बोलोगे सर इन दोनों में कौन सा तरीका सेलेक्ट करें? भाई दो ऑप्शन हो गए, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अगर क्वेश्चन एक ही सेक्शन से है, एक ही सेक्शन से, तो सारे प्रोविजन एक साथ लिखिए, फिर ए का डिसीजन, बी का डिसीजन और सी का डिसीजन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये जो पार्ट आप देख रहे हो अलग अलग प्रोविजन में से हैं, मतलब सेक्शन 9 से क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 19 से क्वेश्चन आ गया, 23 से क्वेश्चन आ गया, तो फिर 9 का प्रोविजन उसका डिसीजन, 19 का प्रोविजन उसका डिसीजन, 23 का प्रोविजन उसका डिसीजन। सबसे पहले देखना जो ए बी सी हैं ये एक ही सेक्शन के पार्ट हैं या ये मल्टीपल सेक्शन के पार्ट हैं। अगर ये एक ही सेक्शन के पार्ट हैं तो सारे प्रोविजन एक साथ, फिर ए बी सी का डिसीजन। और अगर मल्टीपल के हैं तो ए का प्रोविजन डिसीजन प्रोविजन डिसीजन प्रोविजन डिसीजन, ऐसा चलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा वाली। तो ऑप्शन 1 में क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन 1 में ध्यान रखिए, सबसे पहले आप क्या देखो, मैं आपको बताऊं। पैरा 1 के केस में आप ये देखो जो पार्ट्स हैं क्या वो एक ही सेक्शन के हैं, सिंगल सेक्शन के? अगर वो पार्ट बच्चे सिंगल सेक्शन के हुए तो क्या करेंगे अपन? सारे प्रोविजन एक साथ, ऑल द प्रोविजंस एक साथ, और फिर डिसीजन ए बी सी करके। पैराग्राफ सिचुएशन तो वैसी रहेगी, अपना जो पैराग्राफ 3 होगा उसमें डिसीजन आ जाएगा ए बी सी करके अलग अलग। लेकिन अगर प्रोविजन अलग अलग सेक्शन के हैं, अगर पार्ट्स बिलोंग करते हैं अलग अलग सेक्शन को, तो उस केस में प्रोविजन डिसीजन, प्रोविजन डिसीजन, ऐसे लिखना है अपने को, प्रोविजन डिसीजन। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर सिंगल क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन सिचुएशन डिसीजन। अगर मल्टीपल क्वेश्चन आए तो एक ही सेक्शन के हुए तो सारे प्रोविजन एक साथ, डिसीजन ए बी सी। अगर डिफरेंट सेक्शन के हुए तो उसका प्रोविजन डिसीजन, उसका प्रोविजन उसका डिसीजन, ऐसा करके, ठीक है ना। ये केस स्टडी के बच्चा वाड़ी, ध्यान रखिए। अच्छा, केस स्टडी का आंसर लिखते कैसे हैं? मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, बहुत सिंपल तरीका है। तो शुरुआत पता है कैसे कर सकते हैं आप? शुरुआत कर सकते हैं सिंपल, मैं 2-3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, आप लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस स्टेटेड। अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन, और अगर सेक्शन याद नहीं है तो सीधे एक्ट ऑफ, जो भी एक्ट है, मान लो कंपनीज एक्ट है या इंडियन जो भी है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं शुरुआत में, ये स्टार्टिंग लाइन होगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कंटेन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जो भी सेक्शन है और जो भी एक्ट हुआ। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे कंपनीज एक्ट है तो एक्ट कैपिटल में, उसके बाद कॉमा, ईयर, फिर कॉमा, फिर लिखना, ठीक है ना। और जैसे कोई भी है, मान लो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ऐसा। तीसरा, ऐसा भी लिख सकते हैं, द प्रोविजंस लेड डाउन इन, जो भी सेक्शन हुआ, सेक्शन ऑफ, जो भी एक्ट हुआ, एक्ट जो भी है, मान लो कंपनीज एक्ट 13। ये शुरुआत करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। साथ में
और क्या लिख सकते हैं, और ऐसी भी शुरुआत कर सकते हैं, रेफरिंग टू द प्रोविजंस। ये अलग अलग, जैसे मान लो आपके में 12-15 केस स्टडी आई, तो स्विच ओवर करते हुए चलो ना, एक ये लिख लिया, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से रेफरिंग टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन, ऐसा करके। अब मान लो आपको केस रेफर करना, चलो ये तो प्रोविजन रेफर करना था, ठीक है ना। अब मान लो आपको अगर केस रेफर करना हुआ कि भैया केस लॉ रेफर करना है, जजमेंट रेफर करना है, ठीक है, तो केस लॉ रेफर करना है, जजमेंट रेफर करना है, अगर हम बात करें तो उसे पता है कैसे करेंगे अपन, उसे इस तरीके से लिखेंगे, एज पर द डिसाइडेड केस ऑफ, कोई भी केस है मान लो, जो भी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। केस का नाम हमेशा रखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, हमेशा, ठीक है। एज पर डिसाइडेड केस ऑफ, जो भी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्स होंगे। ये पहला तरीका है। केस को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ, फिर जो भी केस का नाम है वो लिख दिया आपने। केस का नाम लिखने के बाद वेयर इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, दैट, फिर फैक्ट्स लिख दिए। तो यहां आ गया केस का नाम, जो भी केस का नाम हो, नेम ऑफ द केस, और यहां लिख दिए फैक्ट्स। अब यहाँ केस का नाम पहले से लिखा और यहाँ लिख दिया आपने फैक्ट्स। तो अगर जजमेंट रेफर करना हुआ, एज पर डिसाइडेड केस ऑफ, इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ, ठीक है, ये एक तरीका और है। इट वॉज upheld by the House of Law in the leading judgment of, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर जो भी जजमेंट हुआ, केस का नाम लिख दिया, नेम ऑफ केस, ठीक है। ये पैराग्राफ 1 प्रोविज़न, ये पैराग्राफ 1 जजमेंट, ठीक है ना। प्रोविज़न लिखना है तो ये, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जब भी प्रोविज़न लिखना है, प्रोविज़न लिख दिया, शुरुआत कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इस तरीके से शुरुआत करनी है आपको, एज द प्रोविजंस कंटेन्ड इन, शुरुआत कर दी। उसके बाद जजमेंट की शुरुआत कैसे करनी, जजमेंट की शुरुआत ऐसे करनी है आपको। इतना क्लियर है बच्चा वाड़ी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ की शुरुआत कैसे करेंगे, सिचुएशन की। सिचुएशन में क्या करना है बच्चे आपको, कि सिचुएशन में ना सिंपल लिखना है। किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन में सिचुएशन दी है, तो द सिचुएशन इन द क्वेश्चन states that ये जो भी क्वेश्चन की सिचुएशन है वो आपने लिख दी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, द सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन स्टेटेड वेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन इन द क्वेश्चन स्टेट्स दैट, द सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन स्टेटेड वेयर, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं,
in the question provided. Where it is contained, yeah, where it is stated that, फिर जो भी आपकी वो होगी वो आप लिख सकते हैं। ये आ जाएगा सिचुएशन लिखने का ओपनिंग तरीका, ठीक है ना, सिचुएशन लिखने का ओपनिंग तरीका। अब डिसीजन कैसे लिखेंगे? अब मान लो सिर्फ ऊपर प्रोविजन लिखा है आपने, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ प्रोविजन लिखा है, तो कैसे लिखेंगे अपन? सिंपल लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ above mentioned provisions। क्या? on the basis of above mentioned provisions we can conclude that, जो भी कंक्लूड करना है वो यहां पे लिख दिया आगे। ये पहला तरीका है। ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, आफ्टर अप्लाइंग the above mentioned provisions, after applying the above mentioned provisions on the situation given in the question, provided in the question, we can conclude। ये दो तरीके हैं डिसीजन को शुरू करने के, या तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजन, या आफ्टर अप्लाइंग द अबव मेंशन प्रोविजन ऑन द सिचुएशन गिवन, ठीक है। या अगर अबव मेंशन आपको दो बार लग रहा है जैसे एफोर मेंशनड, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है यार आपने ना फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोविजन भी लिखा है और जजमेंट भी लिखा है, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चे? फिर सिंपल तरीका आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने सिंपल लिखना है, on the basis of above mentioned provisions and facts of the decided case, we can conclude। क्योंकि आप रेफर कर रहे हो ना जजमेंट को भी, तो आपने प्रोविज़न भी रेफर कर दिया और प्रोविज़न के साथ साथ आपने जजमेंट को भी रेफर कर दिया, फैक्ट्स ऑफ द डिसाइडेड केस, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रोविज़न भी रेफर हो गए और आपके जो जजमेंट आपने ऊपर लिखा है जजमेंट भी आपका रेफर हो गया, ठीक है। कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आफ्टर अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ, जो सेक्शन आपने ऊपर लिखा होगा ना, जो भी सेक्शन है, मान लो सेक्शन एंड द फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट स्टेटेड अबव। तो कई तरीके हैं, मैंने आपको एक ही तरीका नहीं कई तरीके बताए हैं आंसर लिखने के, ठीक है। मतलब आप पैराग्राफ 1 लिखना है सिर्फ प्रोविज़न, 4 तरीके हैं, एज पर द प्रोविज़न स्टेटेड, अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न कंटेंट, द प्रोविज़न लेड डाउन इन, रेफरिंग टू द प्रोविज़न कंटेंट। जजमेंट लिखना है एज पर द डिसाइडेड केस ऑफ, या फिर इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ, इट वॉज हेल्ड बाय द हाउस ऑफ द लॉ। 3 तरीके हैं जजमेंट लिखने के। सिचुएशन लिखनी है, 3 तरीके हैं। डिसीजन लिखना है, अगर डिसीजन में सिर्फ प्रोविजन रेफर कर रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजन वी कैन कंक्लूड दैट, और अगर आप लिख रहे हो सिर्फ प्रोविजन तो ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर अप्लाइंग द अबव मेंशन प्रोविजंस। अगर आप जजमेंट भी लिख रहे हो साथ में, सिंपल लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द डिसाइडेड केस। यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, जो भी सेक्शन है, एंड फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट स्टेटेड अबव वी कैन कंक्लूड दैट। तो अलग अलग तरीके हो गए। ये पूरी कहानी है जी, किसके लिए? ये पूरी कहानी है आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए, ये आपके सिंगल क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल, जैसा भी है केस स्टडी के लिए, प्रिसाइजली यू कैन से।
लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे करोगे भैया? अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी कि पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स पैराग्राफ बेसिस पे ना लिखें, ट्राई करें कि ना लिखें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को। इवन अगर आपने डिफरेंस बनाना है, तो डिफरेंस भी टेबुलर बनेगा। टेबुलर मतलब टेबल बनाकर, मतलब पॉइंट्स वाइज। और टेबल कैसा बनेगा आपको पता है टेबुलर कैसा होगा? जो भी डिफरेंस आप लिख रहे, मेमोरेंडम, आर्टिकल, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो भी है, ठीक है ना, POD, MOA और AOA, ये तीन, ये टेबुलर, थ्योरेटिकल, पॉइंट वाइज और केस स्टडी आपकी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन से, छोटे सेशन से ज़रूर मदद मिली होगी। जुड़े रहिए और ऐसे सेशंस के लिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।